वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। और आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं क्लास 12 से इंग्लिश सब्जेक्ट का आपका सैंपल पेपर 3। और आप इसको प्रैक्टिस पेपर कह सकते हो। आपके बोर्ड एग्जाम से जस्ट पहले हम आपको ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं और इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस करवाए जाते हैं वो सारे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्जाम में भी आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड ये सैंपल पेपर होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू फॉलो, और मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और अगर आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट जो है हमारी, वहां पे आपको सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, तो प्लीज आप हमारी वेबसाइट को जरूर विजिट करें। ठीक है, www.eklavyastudypoint.com हमारी वेबसाइट है। तो भाई अब हम आ गए हैं अपने प्रैक्टिस पेपर के ऊपर। ठीक है, तो सैंपल पेपर क्वेश्चन पेपर यहाँ आप कह सकते हो सही, ये तीसरा है इंग्लिश कोर का। इसके पहले के पेपर्स अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो आप प्लीज वीडियो को जाके देख लेना। चैनल पे सारे सैंपल पेपर्स अवेलेबल हैं और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दी जाएगी। 3 घंटे का आपका पेपर है, ये आपको पता ही होगा। मैक्सिमम मार्क्स आपके 80 नंबर हैं। 15 मिनट का टाइम पेपर पढ़ने के लिए दिया जाएगा और आपके पेपर के 3 सेक्शंस रहने वाले हैं, रीडिंग, राइटिंग और लिटरेचर। आपको सबसे पहले जो अनसीन पैसेज है वो मैं यहाँ पे प्ले करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि अनसीन पैसेज आपको खुद सॉल्व करना है। इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और हर कोई अपने तरीके से ही सॉल्व करता है अनसीन पैसेज को। तो आपको मैं आराम आराम से यहाँ पे स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ। जिन बच्चों को दिक्कत होती है स्क्रीनशॉट लेने में, तो आपको बोलूंगा आप वीडियो को पॉज करके फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अनसीन पैसेज की अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया जा रहा तो ये आपका पूरा अनसीन पैसेज है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ से आप देख लीजिए, यहाँ पे ही आपका अनसीन पैसेज खत्म हो रहा है और ये इसके क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके आएंगे अनसीन पैसेज पर बेस्ड होंगे। ठीक है, ये आपके क्वेश्चंस हैं सारे जो जो आपको दिख रहे हैं। वीडियो को पॉज करके भी आप ये सारी चीजें देख सकते हो, स्क्रीनशॉट की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आपका दूसरा पैसेज है, केस बेस्ड जो आपका पैसेज आता है। ठीक है, तो ये आपको एक पूरा फिगर भी दिया होगा, उसके बाद कुछ डिटेल्स दी होंगी और ये आगे और डिटेल्स दे रखी हैं, ये थोड़ी सी डिटेल और उसके बाद यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि जो जो आपने पढ़ा उसके अंदर उसी पर बेस्ड क्वेश्चंस भी आ रखे हैं। ये आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, आगे देख लीजिए, ये भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करनी है भाई। ठीक है, सिर्फ इसको देखना नहीं है, क्योंकि आप प्रैक्टिस पेपर कर रहे हो। इट मीन्स आपको एक कॉपी बना लेनी है अपनी अलग, और सारे प्रैक्टिस पेपर जो भी करवा रहा हूँ आप अगर डेली बेसिस पे सॉल्व करते हो तो बहुत प्यार से आपका इंग्लिश का पेपर निकल जाएगा। तो देखिए, अब हमारा अगला जो टॉपिक है आप कह सकते हो, या जो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो सेक्शन बी से आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल्स का सेक्शन यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन है, You are Harry Lina of class 12th B. Your school, Hogwarts International Mumbai, is organizing an online lecture by the famous novelist J.K. Rowling on the occasion of Literacy Week to be celebrated in your school. यहाँ पर क्या होने वाला है, एन ऑनलाइन लेक्चर। ठीक है, एन ऑनलाइन लेक्चर आप ये लिख सकते हो आपके नोटिस की हेडिंग, या आप और में एक और क्वेश्चन दे रखा है वो भी पढ़ लेते हैं। RWA of your society is going to organize flag hoisting ceremony on the occasion of Republic Day in the Central Park of Society. इसमें भी आप लगा सकते हो भाई फ्लैग होस्टिंग सेरेमनी, नोटिस का टाइटल, और ये भी आप लिख सकते हो 50 वर्ड्स में। मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूँ, आप मुझे लिख के इंस्टा पे उसकी फोटो क्लिक करके भेज सकते हैं। अगर आप कहीं गलती कर रहे होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आप उसको करेक्ट कर लेना। नोटिस का फॉर्मेट, सबसे पहले जो भी आपके स्कूल का नाम दिया हुआ है या जो भी इशुइंग अथॉरिटी है वो आएगा, फिर उसके बाद टाइटल आएगा, सॉरी जो आपका नोटिस है ये लिखा हुआ आएगा, फिर डेट होगी, और फिर उसके बाद आपकी टाइटल और हेडिंग, फिर आपकी मेन बॉडी स्टार्ट हो जाएगी। इवेंट क्या है आप बताओगे, डेट क्या है, टाइमिंग क्या है, वेन्यू क्या है, अगर कोई चीफ गेस्ट आ रहा है तो उसके बारे में मेंशन कर दोगे, और अदर डिटेल्स जो भी आप देना चाहें, और नेम और डेजिग्नेशन जो भी इसको वो कर रहा है। ठीक है, जो भी हेड बॉय, हेड गर्ल या जो भी आता है क्वेश्चन में। ये आपका नोटिस का फॉर्मेट है। आप मुझे लिखकर भेज सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि कुछ चीजें आपको भी प्रैक्टिस करनी जरूरी है, सारे आंसर मैं बता दूंगा तो भाई आपकी फिर इसमें क्या मेहनत होगी। आप भी मुझे नोटिस लिख के भेजिए ताकि मैं आपकी गलतियां बता पाऊं अगर आप गलती कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर है अगला क्वेश्चन है राइटिंग सेक्शन का। You are Dr. Shruti Rai, Dean AIMS Bhopal. You have been invited to deliver a lecture on healthy lifestyle at Sharda Bal Vikas Mandir, Bhopal. Write
रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इनविटेशन, या फिर यू आर मिस्टर मदन शर्मा, राइट अ फॉर्मल इनविटेशन फॉर द मैरिज फंक्शन ऑफ योर डॉटर। आपको एक इनविटेशन लिखना है और डिटेल्स यहाँ पर दे रखी हैं। तो आइए देखते हैं इनविटेशन कैसा कुछ दिखेगा ये। सबसे पहले मिसेस एन, ठीक है, मिस्टर मदन शर्मा, ये फिर आपकी एक लाइन होगी ओपनिंग की, सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ द मैरिज ऑफ देयर ग्रैंड डॉटर सोनाली, ठीक है, ग्रैंड डॉटर है, ओके। और उसके बाद है डॉटर ऑफ मिसिस सविता एंड मिस्टर राहुल शर्मा, ठीक है, विद श्रीधर, किसके साथ शादी हो रही है, श्रीधर के साथ। सो ये कौन है, सन ऑफ मिसिस सुमन एंड कपिल शर्मा। कब है ये इवेंट, 20 जनवरी 2023 को, कितने बजे है, 7:30 बजे। कहाँ पर है, रेड कारपेट पार्टी लॉन प्रीत विहार दिल्ली। और आरएसवीपी में आप लिख देंगे, और ये भी लाइन आप लिख सकते हो, विद बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम विनोद शर्मा एंड ऑल रिलेटिव। सो ये आपका पूरा फॉर्मेट होने वाला है, ठीक है। देखिए कुछ इस तरीके से आपका ये दिखेगा जब आप पूरा इसको बना लेंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद है अटेम्प्ट एनीवन। अब आपको यहाँ से दे रखा है कि यू आर विकास वाणी, लोक विहार के हो आप, दिल्ली के। यू फाइंड इट कंसर्निंग दैट द मेंस्ट्रुएशन स्टिग्मास कंटिन्यू टू बी अ ह्यूज पार्ट ऑफ द सोसाइटी, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ न्यूज़पेपर जनरेटिंग अवेयरनेस अबाउट दिस नेचुरल फिनोमेना दैट हैज बीन स्टिग्मेटाइज्ड सिंस जनरेशंस। या फिर यू आर सुधा और सुधीर रेसिडेंट ऑफ A7 शांति पार्क। आपने एक एडवर्टीजमेंट देखी न्यूज़पेपर में जिसमें कुछ सिचुएशन वैकेंट की एडवर्टीजमेंट आ रखी थी। अब आप चाहते हो अप्लाई करना इस जॉब के लिए। सो मैं आपको ये जॉब एप्लीकेशन एक करवा देता हूँ, एडिटर वाली मैं पीछे भी करवा चुका हूँ प्रैक्टिस पेपर में। सो जॉब एप्लीकेशन में आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप बताओगे, ठीक है, कहाँ के हो, A7 शांति पार्क। तो A7 शांति पार्क आपका सेंटर का एड्रेस है, फिर आपकी डेट आ जाएगी, रिसीवर का एड्रेस आ जाएगा, फिर आप अपना सब्जेक्ट में क्या डालोगे कि भाई एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रांसलेटर, जो इसमें दिया हुआ था, ठीक है, कि मतलब ये ट्रांसलेटर की वैकेंसी आई है, आपने ये देखा न्यूज में। सो आप यहाँ पे लिखोगे सर या मैम इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टीजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स, ठीक है, जो एडवर्टीजमेंट आपने देखी है डेटेड 15 सितंबर 2022, ट्रांसलेटर मतलब ट्रांसलेटर की पोस्ट के लिए आप अपने आप को एलिजिबल समझते हो। सो आई पोसेस रिक्वेसाइड क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस, मतलब आप बता रहे हो कि मैं अपने आप को क्वालिफाइड मानता हूँ इस चीज़ के लिए, एक्सपीरियंस्ड मानता हूँ, और मैं ज्वाइन करना चाहता हूँ ये पब्लिशिंग हाउस को अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ। और लास्ट में आप ये लिख सकते हो कि यू मे कॉल मी फॉर एन इंटरव्यू, आप किसी भी डेट पे मुझे बुला सकते हैं इंटरव्यू के लिए, और मैं मतलब जब भी मेरे को आप अपॉइंट करोगे मैं आ जाऊंगा। और मैं अपना रिज्यूमे जो है, जो अपना बायोडाटा है, वो मैं अटैच कर रहा हूँ। थैंक यू। और सुधा या फिर सुधीर जो भी हो आप, और डिटेल्ड आपका जो रिज्यूमे है वो कुछ इस तरीके से होगा, बायोडाटा, जिसमें आप नाम बताओगे, फादर्स नेम लिखोगे, एज लिखोगे, एड्रेस बताओगे, हॉबीज आप लिख सकते हो, और नेशनैलिटी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर लिखोगे, ठीक है, और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप लिख सकते हो तो और अच्छा लगेगा आपका रिज्यूमे। एक्सपेक्टेड सैलरी ये भी आप डाल सकते हो, वर्क एक्सपीरियंस डाल सकते हो, रेफरेंसेस में आप 2 नाम दे सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका मैंने जॉब एप्लीकेशन का जो पूरा फॉर्मेट है या जैसे जैसे लिखते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है अटेम्प्ट एनीवन। अब आपको इन दोनों में से कोई एक अटेम्प्ट करना है। So during the season of marriages, you have seen people spending a lot of money only to satisfy their ego or so-called social norms. But during COVID, when the number of people allowed at a marriage was reduced, ये आप सभी को पता ही होगा, मतलब 20 तक कर दिया गया था कि 20 लोग जा सकते हैं शादी में। You felt it was a good step which saved unnecessary expenses, और इससे खर्चे बचे। So all the money wasted in the marriages can बी पुट टू सम कंस्ट्रक्टिव यूज। और ये बिल्कुल सही बात है, सिंपल मैरिज आपको पैसे बचा सकती है, जैसा कोविड में ऐसा हुआ था। सो आपको इसके ऊपर आर्टिकल लिखना है, और या फिर यहाँ पर एक रिपोर्ट आ रखी है, यू आर पूर्वी चौतानी, अ कंट्रीब्यूटर टू इकोनॉमिक टाइम्स, यू अटेंडेड अ मीटिंग एट यूएस एम्बेसी, इट वाज अनाउंस्ड दैट यूएस इज बिकमिंग एग्रेसिव इन इशूइंग वीसास टू इंडियन स्टूडेंट्स। सो आप ये रिपोर्ट लिखेंगे। सो इस तरीके से ये रिपोर्ट है, ठीक है। हेडिंग डाल दोगे, यूएस स्टेप्स अप वीजा प्रोसेसिंग विद स्पेशल फोकस ऑन स्टूडेंट्स बाय पूर्वी चेतानी। सो ये आप पूरी रिपोर्ट लिख दोगे इस तरीके से, ऑन अपडेट डाल दोगे, ठीक है, कि कब की बात है, यूएस ने क्या अनाउंस किया है, वो सारी बातें आप इसमें बना बना के लिख सकते हो।
ठीक है। सो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने क्रिएटिव हो, कितनी बातें बना सकते हो, कितनी चीजें आप लिख सकते हो। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस चाहिए भाई, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर लोगे उतना सही रहेगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए लिख के पूरा दिखा दिया है, यहाँ से आप देख सकते हो कि कैसा एक रिपोर्ट का ये दिखता है। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ से हमारा सेक्शन सी स्टार्ट होता है लिटरेचर का। सो आपको एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। एक्सट्रैक्ट में ये लिखा है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मूवमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस, फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स, कीपिंग क्वाइट से है ये आपका। सो यहाँ पे व्हाट इज द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन कोल्ड सी आपको बताना है, ठीक है ये। और आपको मैं एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे और भी आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, ठीक है, आप और वाला भी कर सकते हो। मैं आपको ये वाला अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, थिंग ऑफ ब्यूटी से है जो, ठीक है। सो आप ऊपर ये जो दिया हुआ है इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए। मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। एक्सट्रैक्ट तो आपने देख ही लिया है, ये इसके सारे क्वेश्चन हैं। एक तो ये क्वेश्चन है, और एक ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, और पांचवा और छठा। अब उसके बाद आगे है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, ठीक है, इट्स लवलीनेस इंक्रीजेस, इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस बट विल कीप अ बोवर क्वाइट फॉर अस एंड अ स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग। सो जो एक थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमेशा हमें खुशी देती है, उसकी जो लवलीनेस है वो हमेशा बढ़ती रहती है, कभी वो नथिंगनेस में नहीं जाती। सो पहला क्वेश्चन ही हमसे ये पूछ रहा है कि दो क्वालिटीज बतानी है ब्यूटीफुल चीज की। सो एक तो वो एटर्नल सोर्स ऑफ जॉय है, हमेशा उससे हमें खुशी मिलती है, नेवर फेड्स अवे, वो कभी खत्म नहीं होती। हाउ डज अ थिंग ऑफ ब्यूटी रिमेन अ जॉय फॉर एवर, कैसे ये एक जॉय फॉर एवर है, क्योंकि वो कभी भी फेड नहीं होती, उसका इंपैक्ट बहुत लंबे समय तक रहता है, कोई भी अगर आप सुंदर चीज देखते हो। व्हाट डज नेवर पास इनटू नथिंगनेस, इसका मतलब क्या होता है कि भाई इट्स एटर्नल, ठीक है, आप कह सकते हो कि वो कभी खत्म नहीं होने वाली, एटर्नल है वो। व्हाट डज बोवर प्रोवाइड अस, जो छांव होती है पेड़ की, वो क्या करती है, हमें पीसफुल ग्रोव और रिलैक्सिंग स्लीप, ये दोनों चीजें देती है कि आपको शांति मिलती है, आपको एक रिलैक्स वाली नींद मिलती है। फिर उसके बाद है हाउ कैन ब्यूटी बी डिफाइंड अकॉर्डिंग टू दिस पोयम, ब्यूटी कैसे डिफाइन की गई है इस पोयम में। ब्यूटी इसमें बताया गया है कि वो चीज है जो हमें हमेशा खुशियां देती है। ब्यूटी इज अ क्वालिटी दैट ऑलवेज गिव्स अस हैप्पीनेस। आइडेंटिफाई द पोएटिक डिवाइस इन द बोवर क्वाइट, तो इसके अंदर मेटाफर है, ठीक है, ये बोवर क्वाइट में जो पोएटिक डिवाइस है वो है मेटाफर। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे और आपको एक्सट्रैक्ट दे रखे हैं, ठीक है, यहां से अगर आप देखोगे ये वाला आप पूरा इसको रीड कर सकते हो। आप ये वाला अटेम्प्ट करना चाहो तो ये कर सकते हो। मैं आपको जो और में आ रखा है दूसरा वो भी दिखा देता हूँ। ये दूसरा एक्सट्रैक्ट है, हम ये वाला अटेम्प्ट कर रहे हैं, और इसके ऊपर वाले के क्वेश्चंस आपको मैं दिखा रहा हूँ स्क्रॉल करके, तो आप ये भी देख सकते हैं। सो देखते हैं क्या है। एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल worse off than you, think you might have been blinded or born deaf or have to live in a wheelchair or be daft in your head and dribble। सो ये आपको पता है कि मतलब यहाँ पे जो बातें चल रही हैं वो डैरी और मिस्टर लैम के बीच में चल रही है। सो पहला क्वेश्चन ये है कि आंसर इन वन वर्ड हु इज द स्पीकर ऑफ दिस, ठीक है, कि कौन इसका स्पीकर है। तो आप बता सकते हो कि इसमें क्या इसका आंसर होना चाहिए, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन, हाउ हैव पीपल बीन सेरेमनाइजिंग टू डैरी अबाउट हिज बर्न फेस, लोग डैरी को क्या कहते हैं, उसका जो जला हुआ फेस है उसको देखकर लोग क्या कहते हैं, कि आप ब्रेव रहो, आप हमेशा बहादुर रहो, ये लोग कहते हैं। हाउ डज डैरी फील अबाउट दिस सेरेमनाइजिंग, जो लोग भाषण देते हैं, जो ज्ञान देते हैं डैरी को, तो डैरी को कैसा लगता है। डैरी को अच्छा नहीं लगता अगर कोई उसे उसके चेहरे के बारे में कुछ बोलता है। फोर्थ है सेलेक्ट द ऑप्शन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू फॉल स्लोली इन ड्रॉप्स और अ थिन स्ट्रीम फ्रॉम द वर्ड्स यूज्ड इन द एक्सट्रैक्ट। एक आपको यहाँ पे ऑप्शन ढूंढना है जिसका मतलब नियरली यही होता है, फॉल स्लोली इन ड्रॉप्स यानी कि बूंद बूंद में गिरना। सो ये होता है ड्रिबल, ड्रिबलिंग का मतलब होता है बूंद बूंद से गिरना। फिर उसके बाद अगला एक्सट्रैक्ट दे रखा है हमें, तीसरा क्वेश्चन जो है इस सेक्शन का। सो इसको आप पूरा पढ़ सकते हो, ठीक है, अगर आप ये आप अटेम्प्ट करना चाहो तो ये अटेम्प्ट कर सकते हो। इसके क्वेश्चंस आपको दिखा देता हूं मैं क्या क्या पूछ रखे हैं, और अगर आप ये नहीं करना चाहते अटेम्प्ट तो आप ये वाला भी अटेम्प्ट कर सकते हो। मैं आपको यही वाला करवा देता हूँ। इट्स ओनली अ फ्यू मंथ्स अवे नाउ,
क्योंकि देखिए मैं आपको दोनों करवाऊंगा तो उसमें आपका टाइम वेस्ट है, कोई भी एक करना है, मैं दूसरे की आप प्रैक्टिस खुद कर सकते हो, एक तो मैं आपको करवा ही रहा हूं ना और वाले में से। सो यू रियली शुड बी सेंसिबल, दे डोंट पे वेल फॉर शॉप वर्क, यू नो दैट योर डैड वुड नेवर अलाउ इट। सो इसका स्पीकर कौन है, ये जो लाइंस ऊपर लिखी हुई हैं, सो जेंसी है, जेंसी बोल रही है सब। और ये व्हाट डिड द स्पीकर सजेस्ट सोफ, सोफ को वो क्या कह रही है कि सेंसिबल रहो, प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक रहो, डे ड्रीमर मत बनो। सो ऑल दीज ऑप्शंस आर करेक्ट, सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर। सो तीसरा क्वेश्चन, व्हाट शॉप वर्क इज शी टॉकिंग अबाउट, कैसे शॉप वर्क की वो बात कर रही है, जॉब इन अ बिस्किट फैक्ट्री, इसकी वो बात कर रही है। सो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, it can be inferred from the given lines that Sophie was turning deaf to whatever Jency said, यानी कि सोफी ज्यादा सुन नहीं रही थी जो भी जेंसी कह रही थी, तो वो कौन सी लाइन से पता चलता है हमें ऐसा कि ऐसा सच में था। इसमें एक लाइन आती है, यू रियली शुड बी सेंसिबल, कि आप सेंसिबल बनो, आपको मतलब थोड़ा संवेदनशील बनना पड़ेगा, इससे पता चलता है कि वो ध्यान नहीं देती थी किसी बात पे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नोजी, ठीक है, एंड गॉकी। इसका मतलब है इनक्विसिटिव, ठीक है, इनक्विसिटिव और ऑकर्ड, या कह सकते हो अनगेनली, ये कहीं ना कहीं इसके नियरली मीनिंग्स हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। सिक्स्थ क्वेश्चन, द स्पीकर रिफ्रेन्ड फ्रॉम टेलिंग जेंसी अबाउट हर लाइफ सीक्रेट, क्यों यहाँ पर स्पीकर ने बोला कि अपनी लाइफ के सीक्रेट नहीं बताना, क्योंकि जेंसी वॉज गुड एट स्प्रेडिंग र्यूमर्स, क्योंकि जेंसी बहुत ज्यादा र्यूमर्स वगैरह फैलाती थी इसलिए। अब उसके बाद आगे हमारे सामने जो क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हो कि आपको एनी 5 के आंसर देने हैं, 6 आपको दिए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, 6 दिए हुए हैं, 5 के आंसर देने हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वर्ड्स डिड एमएमएल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड, ये आपको पता ही है, विवेला फ्रांस उसने लिखा था, वो सब आप बता सकते हो। दूसरा क्वेश्चन, what does Neruda mean by an exotic movement without rush in his poem keeping quiet? यहाँ पे नेरूडा बताते हैं एक ऐसा मूवमेंट आएगा जब दुनिया भर शांत हो जाएगी, एकदम दुनिया शांत हो जाएगी, यूनिवर्सल ब्रदरहुड होगा, यानी कि दुनिया पूरी एक भाईचारे के साथ रहेगी, लव फॉर्ज्ड थ्रू इंट्रोस्पेक्शन इन साइलेंस, सभी लोग इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, प्यार ही प्यार होगा चारों तरफ। थर्ड क्वेश्चन, Why was Adla happy to see the gift left by the peddler? पेडलर ने जो गिफ्ट छोड़ा था उसको देखकर एडला इतनी हैप्पी क्यों थी? क्योंकि यहाँ पे है कि द पेडलर हैड लेफ्ट अ गिफ्ट फॉर एडला, पेडलर जो था उसने एडला के लिए गिफ्ट छोड़ा था। दिस शोड एडला, ये एडला को दिखाता है कि वो कितना केयरिंग है, उसका काइंड जेस्चर है, और वो कैसे मतलब पेडलर ट्रांसफॉर्म हो गया है, ठीक है, और उसका भरोसा नहीं टूटा। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मतलब जो उसके एडला के पापा थे वो भी बहुत उसको पहले सुनाना चाहते थे कि तुमने ये गलत किया है, तुम इस चोर को बचा रहे हो, लेकिन अब वो जो इमेज बनी, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ उसका पेडलर का, वो बहुत अच्छा था, इसको देख के एडला को बहुत खुशी हुई। वाई डिड गांधी जी अग्री टू अ सेटलमेंट ऑफ 25%, यानी कि 25% के सेटलमेंट पर गांधी जी क्यों एग्री कर गए? क्योंकि देखो गांधी जी के लिए अमाउंट तो लेस था, लेकिन इंपॉर्टेंट ये था कि लैंडलॉर्ड्स ने सरेंडर कर दिया, और ये बहुत बड़ी बात थी, अंग्रेजों का डर खत्म हो गया था। अमाउंट ऑफ मनी से ज्यादा था कि ये जो डेडलॉक है इसको खत्म करना, जो ये दबा के रखा हुआ है इन्होंने, इस चीज से उभरना ज्यादा जरूरी था। एटलीस्ट कुछ तो दिया उन्होंने, घुटने तो टेके उन्होंने, गांधी जी के लिए ये ज्यादा जरूरी था। Why do you think Aunt Jennifer created animals that are so different from her own character? देखो आंट जेनिफर ने जो टाइगर बनाए थे वो उनके कैरेक्टर से कैसे अलग थे। देखो टाइगर जो है वो फियरलेस है, काफी कॉन्फिडेंस है, चिवेलरिक है, एनर्जेटिक है, जबकि आंट जेनिफर काफी ओप्रेस्ड सी रहती थी, दबी दबी सी रहती थी, काफी शांत रहती थी, काफी डरी रहती थी, सबमिसिव थी, हर चीज पे हाँ कह देती थी। ये है। फिर है, सुब्बू इज डिस्क्राइब्ड एज मैनी साइडेड जीनियस, आपको उसकी 4 क्वालिटीज एबिलिटीज बतानी है स्पेशल वाली सुब्बू की। सुब्बू वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ठीक है, और ही वॉज ऑलवेज रेडी, हमेशा वो रेडी रहता था कोई भी प्रॉब्लम हो उसके सॉल्यूशन के लिए। सुब्बू एक पोएट भी था, ठीक है, जो कि राइटिंग वगैरह लिखता था, बहुत ही अच्छी पोएट्री लिखता था। सुब्बू एक अच्छा नॉवलिस्ट भी था, और हमेशा वो चेयरफुल रहता था, खुश रहता था, चाहे फेलियर क्यों ना आ जाए। ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं, बार बार बता रहा हूं, सारे इंपॉर्टेंट है, यही सब आता है आपके पेपर में। फिर 6th क्वेश्चन है, आपको किन्हीं 2 का आंसर देना है। यहाँ पे हम सबसे पहले दूसरा वाला अटेम्प्ट कर लेते हैं। हाउ डज मिस्टर लैम रिएक्ट व्हेन डेरी एंटर्स हिज गार्डन, जब डेरी आता है तो मिस्टर लैम कैसा रिएक्ट करते हैं?
सो लैम्ब हमेशा ओपन हार्टेड थे भाई, सभी का स्वागत करते थे, ब्रॉड माइंडेड थे, वो एक्सट्रोवर्ट थे, वेलकम करते हैं डेरी का अपने गार्डन में। लैम्ब काफी हैप्पी था कि अब चलो कोई तो उसके साथ है बात करने वाला उसकी अकेलेपन में, लोनलीनेस में, सो वो उसको एक फ्रेंड की तरह ही ट्रीट करते हैं, ये हो जाएगा। हाउ डिड द टाइगर किंग मैनेज टू किल द 100th टाइगर, जो 100वां टाइगर था वो कैसे मारा गया। सो 100th टाइगर जो है वो दीवान ने अरेंज किया था, किंग ने गोली चलाई, शॉट किया, पर वो टाइगर बच गया था। उसको लगा कि वो मर चुका है, उसने बिलीव कर लिया था अपना 100वां टाइगर मार चुका है वो, लेकिन ऐसा नहीं था। जो हंटर्स थे उसके साथ, राजा के साथ और भी, उन्होंने देखा कि टाइगर मरा नहीं है, तो उन्होंने ही उसको मार दिया। तो भाई राजा ने अपना 100वां टाइगर नहीं मारा था। ओके, फिर अगला है 7th क्वेश्चन, आंसर एनी वन। अब आपको किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना है 120 to 150 वर्ड्स में। मैं आपको कुछ ये की पॉइंट्स बता देता हूं, इसी को आप आगे एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। सो यहाँ पे आप अगर देखोगे, wars are always disastrous. Wars rob people of their home belongings, people and even their own language, with reference to your study of the chapter the last lesson. लास्ट लेसन की समरी लिख देनी है भाई 100 वर्ड में, सीधी सी बात है। वॉर होती है, ठीक है, फ्रैंको पर्शियन वॉर चल रही होती है, एल्सेस और लॉरेन में ऑर्डर आ जाते हैं, फ्रेंच जो भी है अब वो नहीं बोली जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है मतलब लोगों की एक तरीके से जो विवेला फ्रांस वो लिखते हैं एमएमएल, कि मतलब लोगों ने इतनी रिस्पेक्ट नहीं करी थी पहले, वैल्यू नहीं समझी थी लैंग्वेज की। और ये वॉर्स जो होती हैं, इसी से लोगों को अपने घर तक छोड़ने पड़ जाते हैं, लोगों की खुद की लैंग्वेज तक चली जाती है। जर्मनी का कब्जा हो गया था, ठीक है, और फ्रांस के ऊपर जो दो डिस्ट्रिक्ट थे एल्सेस और लॉरेन, वहाँ के लोग बहुत सफर कर रहे थे, उनकी खुद की लैंग्वेज ही वहाँ पे मना कर दी गई थी। जितने टीचर थे फ्रेंच पढ़ाने वाले, उनको बोल दिया गया था, ठीक है, कि मतलब उनको क्या बोल दिया गया था कि अब आपको जाना पड़ेगा यहाँ से छोड़कर। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो यही आपको आगे एक्सप्लेन करके लिखना है। और यहाँ एक और क्वेश्चन दे रखा है, बोथ साहेब एंड मुकेश आर विक्टिम्स ऑफ चाइल्ड लेबर। भाई सही बात है, दोनों ही काम करते थे, बट स्टिल बोथ हैव डिफरेंट एटीट्यूड्स टुवर्ड्स लाइफ। क्या आप बता सकते हो दोनों का, क्या कंपेयर एंड कंट्रास्ट करके बता सकते हो कि क्या एटीट्यूड था दोनों का। फिर यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, किसी एक का आंसर देना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे है कि पहला क्वेश्चन है, इट इज ऑब्वियस फ्रॉम द लेसन द टाइगर किंग द लैक ऑफ गुड काउंसलिंग मेड द टाइगर ऑटोक्रेट। ठीक है, टाइगर किंग जो था बहुत ज्यादा अपने मनमर्जी का मालिक हो गया था, और उसने लगातार इतने सारे दोनों किंगडम्स के टाइगर्स को मारना शुरू कर दिया। क्या आपको लगता है कि ये जो टाइगर्स को मारता था ये अच्छी बात है, आपको बताना है, ठीक है। फिर और में एक और आ रखा है, इमेजिन योर स्कूल हैज ऑर्गेनाइज्ड अ पैनल डिस्कशन ऑन ऑपरेशन एंड इट्स एविल्स। सो ऑपरेशन जो होता है उसके ऊपर अगर कोई ऐसा पैनल डिस्कशन चल रहा है, आप वहां पर एक स्पीकर हैं और आप अपनी बातें बताओगे, तो कैसे बताओगे, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड के कंटेक्स्ट में आपको बताना है। स्टार्टिंग आपको ऐसे करनी है, गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ठीक है, इट इज अ प्लेजर टू बी गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू स्पीक टुडे। आई वुड लाइक टू बिगिन बाय कोटिंग जेम्स बेल्डविन, नॉट एवरीथिंग दैट इज फेस्ड कैन बी चेंज्ड बट नथिंग कैन बी चेंज्ड अंटिल इट इज फेस्ड। सो यहां से आपको ये एक हिंट दे रखा है, आपको इसी लाइंस को आगे बढ़ाना है। सो आप इसको आराम से लिख सकते हो, ये आंसर पूरा मैंने दिया हुआ है आपको, ठीक है। यही आपको बताना है कि ऑपरेशन, कोई आपको दबाव डालता है आपके ऊपर, जैसे जिटकला सा बामा दोनों ने अपने अपने टाइम पे ऑपरेशन को फेस किया था। जैसे कि इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड दोनों ने ये चीज देखा कि वो दोनों विक्टिम रह चुके थे, दोनों की जो चाइल्डहुड की मेमोरीज थी वो काफी बिटर थी, कड़वी थी। और किसी के साथ रेशियल ऑपरेशन हुआ, किसी के साथ कास्ट का ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और लो कास्ट से वो आती थी एक, ठीक है, और किसी को मतलब रेसिज्म का सामना करना पड़ा। सो ये सारी चीजों के ऊपर आप अपनी बातें लिख सकते हो, आप बना के भी लिख सकते हो, जरूरी नहीं यही आंसर आपको लिखना है। सो ये हमारा पूरा पेपर था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को देखने